तुम्हारे घर में किसी ने अपनी जिंदगी भर की कमाई किसी एक कंपनी में लगाई थी। उसने रात को तुम्हें बुलाया, आंखों में एक अलग ही चमक थी और बोला था, बेटा यही फ्यूचर है। ये कंपनी बड़ी होगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने उस पर ट्रस्ट किया था। उस रात दोनों ने सोचा था, शायद अब वो स्ट्रगल खत्म होगा जो सालों से चल रहा है। उस कंपनी का नाम था बायजूस। और आज वो सारी सेविंग, वो सारे सपने, वो सारा ट्रस्ट, सब कुछ गया पूरी तरह से बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सॉरी के। लेकिन ये सिर्फ एक फैमिली की कहानी नहीं है, ये उन 50,000 लोगों की कहानी है जिन्हें एक ऑर्डिनरी एक कोल्ड ईमेल मिला, कंपनी इज शटिंग डाउन, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। ये उन माँ बाप की कहानी है जिनके बच्चे बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई में किराए के कमरों में रहते थे, जो हर महीने घर पैसे भेजते थे और जिन्हें एक रात फोन करके बोलना पड़ा, माँ नौकरी चली गई। ये उन इन्वेस्टर की कहानी है जिन्होंने अरबों रुपए लगाए, ट्रस्ट किया और बदले में सिर्फ कोर्ट के नोटिस मिले। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिस्टम अभी भी चल रहा है, अभी भी नए शिकार ढूंढ रहा है और अगला शिकार तुम हो सकते हो। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सेविंग, तुम्हारा भरोसा। क्योंकि जो मैं बात करने वाला हूँ वो किसी बिजनेस स्कूल ने नहीं पढ़ाया, किसी पॉडकास्ट ने ओपनली नहीं बोला, और जो लोग जानते हैं वो जानबूझकर चुप बैठे हैं, क्योंकि सच बोलने में बहुत कुछ दांव पर लग जाता है। 2015 का वो दौर याद करो। बेंगलोर की एक क्राउडेड कॉफी शॉप में एक 26 साल का लड़का, जीन्स टी शर्ट, मैकबुक, सामने एक प्रेजेंटेशन खुली है। स्लाइडर नंबर 1 पर बोल्ड लेटर में लिखा है, वी आर गोइंग टू बी इंडिया फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर कंपनी। उसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई रेवेन्यू नहीं था, कोई पेइंग कस्टमर नहीं था, लेकिन उसके पास था एक चीज, एक ऐसी स्टोरी जो इन्वेस्टर को रात को नींद ना आने दे। और उस पहली मीटिंग में बिना किसी ज्यादा सवाल के करोड़ों रुपए दे दिए। कोई प्रूफ नहीं, सिर्फ एक स्टोरी और करोड़ों। क्योंकि 2015 में दुनिया में एक नया रिलीजन आया था जिसमें लॉजिक नहीं था लेकिन पैशन था, जिसमें प्रूफ नहीं था लेकिन पोटेंशियल था। उस रिलीजन का नाम था यूनिकॉर्न। $1 बिलियन से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनी को यूनिकॉर्न कहते हैं। और उस वक्त इन्वेस्टर की एक ही ख्वाहिश थी, हमें यूनिकॉर्न चाहिए। फ्लिपकार्ट बनाओ यूनिकॉर्न, ओला बनाओ यूनिकॉर्न, जोमेटो, पेटीएम, बायजूस, यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न। मीडिया दीवाना था, फोर्ब्स लिस्ट छप रही थी, हर आईआईटी ग्रेजुएट स्टार्टअप खोल रहा था, हर मिडिल क्लास घर का बच्चा सोच रहा था, यार मैं भी ट्राई कर सकता हूँ। जापान का सॉफ्ट बैंक, अमेरिका के वीसीएस, गल्फ के फंड्स, सब इंडिया में पैसा डाल रहे थे क्योंकि चाइना का मार्केट सैचुरेट हो रहा था और इंडिया 1.4 बिलियन लोग, ग्रोइंग मिडिल क्लास, स्मार्टफोन रेवोल्यूशन, ये था नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन इस पूरी पार्टी में एक बात किसी ने नहीं बोली, एक बहुत जरूरी बात है, बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल बात है, कि इन कंपनीज में से 90% का बिजनेस मॉडल कभी काम करने के लिए बना ही नहीं था। एक सिंपल चीज समझते हैं, मान लो तुम एक ढाबा खोलते हो, खाना बेकार है, दाल जली हुई, रोटी कच्ची, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम वही बेकार खाना फ्री में बांटने लगे तो भीड़ लग जाएगी, रोज लग जाएगी। तुम्हें लगेगा मेरा ढाबा हिट हो गया, इन्वेस्टर बोलेंगे इसमें पोटेंशियल है और पैसे मिलेंगे, ग्रोथ दिखेगी, वैल्यूएशन बढ़ेगी, जब तक तुम्हारी पॉकेट खाली नहीं हो जाती। एग्जैक्टली यही हुआ। ओला ने कैब राइड्स इतनी सस्ती कर दी कि ऑटो वाले भूखे मरने लग गए, लेकिन ओला खुद भी पैसे जला रही थी। जोमेटो ने डिलीवरी फ्री कर दी, हर डिलीवरी पर लॉस था। ब्लिंकिट ने 10 मिनट डिलीवरी का प्रॉमिस किया, हर ऑर्डर पर घाटा था। गोल प्रॉफिट नहीं था, गोल था यूजर्स, यूजर से ग्रोथ, ग्रोथ से वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन से नए इन्वेस्टर, और नए इन्वेस्टर से नए पैसे। और इस साइकिल से चलती रही थी ये मशीन। इस स्ट्रेटेजी का नाम था ब्लिट्स स्केलिंग। इतनी तेजी से ग्रो करो कि कंपटीशन को सांस लेने का मौका ना मिले, चाहे लॉस हो, चाहे प्रोडक्ट रेडी ना हो, बस ग्रो करते रहो। लेकिन इसमें एक बड़ा अजम्पशन था, इन्वेस्टर का पैसा हमेशा आता रहेगा, जिस दिन पैसा रुका उस दिन सारी कहानी खत्म। और वो दिन आया 2021 में। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। बस इतनी सी एक बात है, लेकिन इस एक डिसीजन ने पूरी दुनिया को फाइनेंशियल सिस्टम हिला दिया। सेफ इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा रिटर्न देने में लगी, इन्वेस्टर को रिस्की बेट्स लेने की जरूरत नहीं रही। और इंडिया के स्टार्टअप्स वो तो सबसे रिस्की बेट्स थे। एक के बाद एक इन्वेस्टर ने पैसा खींचना शुरू किया, फंडिंग राउंड फेल होने लगे। जो स्टार्टअप कहते थे अगले क्वार्टर में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, उनके अकाउंट में बस कुछ महीनों की रनवे बची थी। और इस पैनिक में पहली बार फाउंडर्स ने ऑनेस्टली देखा कि वो क्या बना रहे थे, और जो दिखा वो डरावना था। उनका बिजनेस मॉडल कभी प्रॉफिटेबल था ही नहीं। वो एक चीज बेच रहे थे, एक स्टोरी, एक फ्यूचर, एक पोटेंशियल,
एक्चुअल बिजनेस बैकग्राउंड में था। मेन काम था अगला फंडिंग राउंड क्लोज करना, और जब वो राउंड आया ही नहीं, सब कुछ ढह गया डोमिनोज की तरह। लेकिन यहाँ एक और लेयर है जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। बायजूस की असली कहानी है 2011 में बायजूस रविंद्रन ने एक कोचिंग कंपनी शुरू की। वो जेन्युइनली एक अच्छे टीचर थे, रिजल्ट्स आते थे, लोग खुश थे। फिर ऐप बनाया, कंटेंट क्वालिटी थी, लेकिन फिर इन्वेस्टर आए और उनके साथ आया प्रेशर, ग्रो करो फास्टर, हर क्वार्टर नंबर बड़े दिखाओ। और तब बायजूस ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने एजुकेटर्स को कहा, अब तुम्हारा काम टीचिंग नहीं, तुम्हारा काम है पेरेंट्स को कॉल करना और कोर्स बेचना। सेल्स टारगेट दिए एग्रेसिव, अनरियलिस्टिक। इन लोगों ने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के पेरेंट्स को कॉल किया, उन्हें बताया आपके बच्चे का फ्यूचर खतरे में है, बाकी सब बच्चे बायजूस यूज कर रहे हैं, अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किए तो आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। प्योर फियर। और उन पेरेंट्स ने जो चाहते थे कि उनका बच्चा आईआईटी जाए, डॉक्टर्स बने, उन्होंने ईएमआई पर कोर्स खरीदे। 40,000, 60,000, 1 लाख रुपए की ईएमआई। कई फैमिलीज के लिए ये उनकी 3-4 महीने की पूरी सैलरी थी। और कंटेंट जो उन्होंने खरीदा वो अक्सर उनके लेवल का था ही नहीं, आउटडेटेड था, वो यूज ही नहीं कर पाते थे। ये एजुकेशन नहीं था, ये एक्सप्लॉयटेशन थी। एक कंपनी जो कहती थी हम बच्चों की जिंदगी बदल रहे थे, वो असल में एग्रेसिव सेल्स मशीन थी जिसने एजुकेशन को मास्क पहन रखा था। वैल्यूएशन थी $22 बिलियन। शाहरुख खान एंडोर्स कर रहे थे, लियोनल मेसी ब्रांड एम्बेसडर थे, अवार्ड्स मिल रहे थे। इन्वेस्टर को पता था, शायद बोर्ड को पता था, लेकिन जब एक वैल्यूएशन बढ़ रही थी किसी ने सीरियस क्वेश्चन नहीं किया। क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही गहरी बीमारी है, उस बीमारी का नाम है सक्सेस का नाटक। जब कोई कंपनी बूम में हो उसे चैलेंज करो, लोग कहते हैं जेलस हो। बिजनेस मॉडल पर सवाल करो, लोग कहते हैं नेगेटिव हो। आंकड़े मांगो, बड़े लोगों को नहीं समझते हैं। हम एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जो सक्सेस को सेलिब्रेट करना जानता है लेकिन सक्सेस को डिफाइन करना नहीं जानता, जो चमक को जीनियस समझता है, जो वैल्यूएशन को वैल्यू समझता है। और इसी बीमारी की सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? फोर्ब्स लिस्ट वालों ने नहीं, प्राइवेट जेट्स वालों ने नहीं, उन अरबपति इन्वेस्टर ने नहीं जो लॉस अफोर्ड कर सकते थे। उन 50,000 लोगों ने चुकाई जिन्हें बायजूस ने निकाला। उन हजारों ने जो ओला, अन अकेडमी, वेदांतु, कार्स 24 में थे। वो लोग जो टीयर 2, टीयर 3 सिटी से निकलकर बड़े शहरों में आए थे, किराए के कमरे लिए थे, हर महीने घर पैसे भेजते थे, जिन पर माँ की दवाइयाँ थी, बहन की फीस थी, बाप की जिम्मेदारी थी। उन लोगों को एक ऑर्डिनरी सुबह एक ईमेल मिला, ड्यू टू ऑन गोइंग रिस्ट्रक्टिंग योर पोजीशन हैज बीन रिडंडेंट। कोई नोटिस नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, बस एक ईमेल। और उस रात उन लोगों को एक फोन कॉल करनी थी घर पर, माँ को, जो वो नहीं करना चाहते थे लेकिन करनी थी। यही असली कॉस्ट है एक फेल्ड यूनिकॉर्न की। $22 बिलियन की वैल्यूएशन से नहीं मापी जाती, न्यूज चैनल पर नहीं दिखती, लेकिन हर घर में जाती है, हर फैमिली को छूती है। अब एक चीज और है जो कोई नहीं बोलता, ओला इलेक्ट्रिक की कहानी। विजन था इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ले जाना, पेट्रोल छोड़ो, पॉल्यूशन कम करो, मेड इन इंडिया। स्टोरी पावरफुल थी, नेशनलिज्म था, फ्यूचर था, इन्वेस्टर ने पैसे दिया, फैक्ट्री बनी, स्कूटर्स लॉन्च हुए, बड़ी क्लेम आए हम दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी बनेंगे। लेकिन जब स्कूटर्स कस्टमर के पास पहुंचे, क्या हुआ? स्कूटर्स में आग लगने लगी, बैटरीज में प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, सर्विस सेंटर नहीं था, कस्टमर सपोर्ट नहीं, कंप्लेंट्स का अंबार, सोशल मीडिया भरा पड़ा था। एक कस्टमर का स्कूटर हाईवे पर बंद हो गया, एक के ब्रेक अचानक फेल हो गए, और रेस्पॉन्स क्रिटिक को एंटी नेशनल कहा गया। लोग इंडिया की ग्रोथ नहीं चाहते थे, क्वालिटी प्रॉब्लम एक्नॉलेज करने की बजाय ब्लेम गेम। ये एक फाउंडर की फेलियर नहीं था, ये एक माइंडसेट की फेलियर थी। वो माइंडसेट जो कहती थी विजन इतना बड़ा है कि एग्जीक्यूशन की मिस्टेक इग्नोर हो सकती है, जो मुझसे सवाल करे वो दुश्मन है। और ये माइंडसेट अकेले एक की कहानी नहीं थी, ये पूरे इकोसिस्टम की कहानी थी। पेटीएम को देखो, एक मिडिल क्लास घर से निकला लड़का यूपी से दिल्ली आया, संघर्ष किया, पेटीएम बनाया, डिमोनेटाइजेशन में हीरो बन गया। वॉरेन बफेट की कंपनी ने इन्वेस्ट किया, हेडलाइन बनी, आईपीओ आया, शेयर प्राइस 2,150 रुपए हो गया। रिटेल इन्वेस्टर ने लगाया, मिडिल क्लास ने लगाया, उन्हें लगा बफेट ने लगाया है तो सेफ होगा। आईपीओ के पहले दिन ही शेयर 27% गिरा, आगे चलकर 80% से ज्यादा गिर गया। उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने 2,150 रुपए खरीदा था, जिन्होंने सेविंग लगाई थी? नुकसान, रियल नुकसान जो हेडलाइन में दिखता ही नहीं लेकिन घर की टेंशन में दिखता है।
रात की नींद में दिखता है। और ये सिर्फ मार्केट रिस्क नहीं था, ये एक सिस्टम था जिसने आईपीओ स्ट्रक्चर किया था ताकि अर्ली इन्वेस्टर एग्जिट कर सके और रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे आखिरी में आते हैं, सबसे कम इन्फॉर्म्ड होते हैं, वो बैग होल्ड करें। ये एथिकल फेलियर था। अब जेन्युइनली एक पल के लिए सोचो, बायजूस, ओला इलेक्ट्रिक, पेटीएम, एन अकेडमी, भारत पे, इन सब में एक कॉमन थ्रेड है। वो ये नहीं कि फाउंडर्स बुरे थे, ये वो नहीं कि आइडियाज बेकार थे, वो ये है कि सिस्टम ने इन्हें गलत इंसेंटिव दिए। जब पैसा मिलता है ग्रोथ के लिए तो ग्रोथ के लिए कुछ भी होगा। जब वैल्यूएशन वेस्ड है, यूजर्स नंबर पर है, तो यूजर्स किसी भी तरह लाए जाएंगे। जब इन्वेस्टर क्वार्टरली नंबर चाहते हैं तो नंबर्स किसी भी तरह दिखाए जाएंगे। जब मीडिया बिना क्वेश्चन के हीरो बना दे तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म ऑफ हो जाता है। जब ये एक साथ होता है तो डिजास्टर इनविटेबल है। ये इंडिया की यूनिकली बुरी प्रॉब्लम नहीं है, सिलिकॉन वैली में भी यही हुआ, थेरानोस, वी वर्क, उबर। लेकिन इंडिया में एक्स्ट्रा लेयर है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। अमेरिका में फ्रॉड हो तो विसल ब्लोअर्स के होते हैं, इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म होती है, रेगुलेटरी बॉडीज काम करती है, कंसिक्वेंसेस होते हैं। इंडिया में जब बायजूस की प्रॉब्लम सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऑडिटर्स ने रिजाइन किया क्वाइटली, बोर्ड मेंबर्स ने छोड़ा बिना स्टेटमेंट के, एम्प्लॉइज ने सच जाना लेकिन बोलने से डरे। फियर ऑफ स्पीकिंग अप, फियर ऑफ क्वेश्चनिंग, फियर ऑफ नेगेटिव लेवल। यही कल्चर एक कंपनी को अंदर से खोखला करता है। जब तक बाहर से चमक दिखती है, लेकिन एक और एंगल है जो एक्चुअली होप देता है। कुछ लोगों ने सही किया, जिरोदा, निखिल कामत 2010 में शुरू की, कोई वीसी फंडिंग नहीं, बूट स्ट्रैप्ड नहीं, प्रोडक्ट पर फोकस, कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस, प्रॉफिट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। आज जिरोदा इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल ब्रोकिंग कंपनी है, प्रॉफिटेबल, जेन्युइनली, सस्टेनेबली। क्यों नहीं सुनते हम जिरोदा के बारे में उतना? क्योंकि उनकी स्टोरी में ड्रामा नहीं है, कोई मैसिव फंडिंग राउंड नहीं है, कोई सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट नहीं है, बस एक कंपनी जो काम करती है प्रॉफिटेबली, ऑनेस्टली। जो हो, श्रीधर वेम्बू तमिलनाडु से वीसी मनी कभी नहीं लिया, कहा हम अपनी टर्म्स पर बिल्ड करेंगे। आज जो हो ग्लोबली कम्पिटिटिव सॉफ्टवेयर बनाती है, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय, प्रॉफिटेबल। और आज श्रीधर वेम्बू शार्क टैंक पर कभी नहीं आए। ये दोनों एक ही बात प्रूफ करते हैं, इंडिया में जेन्युइनली सस्टेनेबल बिजनेस बन सकते हैं, लेकिन वो चमक नहीं मांगते, वो पेशेंस मांगते हैं, ऑनेस्टी मांगते हैं। और हम एक सोसाइटी के तौर पर उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। तो कैसे बदलेगा? क्या इन्वेस्टर बदलेंगे? क्या रेगुलेशन आएगी? शायद। लेकिन सबसे पहले हमें बदलना होगा। हम जो कंज्यूमर्स, जो एम्प्लॉइज हैं, जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जो आईपीओ में पैसा लगाती हैं, हमें सीखना होगा कि वैल्यूएशन सक्सेस से नहीं, फंडिंग राउंड अचीवमेंट नहीं, फोर्ब्स लिस्ट नहीं, फोर्ब्स लिस्ट में नाम आना, ग्लोबल आना गोल नहीं है। असली सक्सेस है जो सस्टेनेबल है, ऑनेस्ट है, रियल वैल्यू क्रिएट करे, एम्प्लॉय के लिए, कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। और सवाल पूछना नेगेटिव नहीं है, अकाउंटेबिलिटी मांगना जेलेसी नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग डिसलॉयलिटी नहीं है। एक हेल्दी इकोसिस्टम वो है जहां सवाल वेलकम। तो आज का असली सवाल है तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। अगर तुम एक फाउंडर हो तो क्या तुम्हारा बिजनेस मॉडल एक्चुअली काम करता है बिना किसी इन्वेस्टर के पैसे के? अगर नहीं तो तुम क्या बना रहे हो? अगर तुम किसी फंडेड स्टार्टअप में ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो क्या तुमने उनके फाइनेंशियल देखे? क्या वो ऑनेस्ट है अपनी चैलेंजेस के बारे में? अगर तुम आईपीओ में पैसा लगाते हो तो क्या तुम सवाल पूछ रहे हो जो पूछना चाहिए, या सिर्फ चमक देख रहे हो? ये सिस्टम अभी भी चल रहा है। इंडिया में अभी भी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस में है, लेकिन बिजनेस मॉडल ब्रोकन है। अभी भी ऐसे फाउंडर्स हैं जो नेक्स्ट फंडिंग राउंड के लिए स्टोरी बना रहे हैं। अभी भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को बैग थमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी भी ऐसे लोग हैं जो ट्रस्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला इंसान तुम हो सकते हो। सवाल ये है, जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम क्या चूज करोगे? ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। इंडिया में अभी भी एक और चैप्टर लिखा जा रहा है, एक ऐसा चैप्टर जो शायद सब कुछ बदल दे या शायद सब कुछ और बुरा कर दे, लेकिन वो अगली बात। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम ट्रूली बदल सकता है या गेम पहले से रिग्ड है? और क्या तुमने कभी किसी ऐसी कंपनी में काम किया है जहां अंदर से सब टूटा हुआ था लेकिन बाहर से सब परफेक्ट दिखता था? बताओ, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी जरूरी है। और ये वीडियो अभी तक यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और वॉर दिखाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक वेट करो नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।